अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल से रिलेटेड एक अनदर टॉपिक की, दैट इज़ द रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इस टॉपिक पे दो वीडियोस आएंगी जिसमें जो कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ऑफ द अपर लिम्ब है वो एक वीडियो में होंगे और कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ऑफ द लोअर लिम्ब अदर वीडियो में होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर लिम्ब से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स क्या हैं और कितने कॉमन हैं, इनके कॉमन सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस होती हैं ये आपके पास डिसेबिलिटी कॉज करने वाली कंडीशंस है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर आप जो है आपकी लिम्स जो है वो काम नहीं कर रहे, आपकी बैकबोन काम नहीं कर रही, आपकी स्पाइन काम नहीं कर रही, आपकी फुट में मसला है, आपकी नी में मसला है, या किसी भी रीजन में मसला है मस्कुलोस्केलेटल किसी भी पार्ट में, सो आप क्या होगे कि आप अपनी काम खुद से नहीं कर पाओगे, यू वुड बी डिपेंड ऑन द अदर। सो दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। अब ये मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, वहाँ से लेके कोई ट्रॉमेटिक चेंजेस जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई आपके पास लिम्ब फ्रैक्चर हो गया, सारे आ जाते हैं। अब इसमें जो होता है लो बैक पेन जो होती है ये सिंगल लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है ग्लोबली। लो बैक पेन ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस, लाइक आपके पास ऑक्यूपेशनल रीज़न भी हो सकते हैं। आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बढ़ती जा रही है, वॉकिंग नहीं है, फिजिकल इनएक्टिविटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपके पास, और ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास लो बैक पेन कॉज करवाती हैं एंड इट इज़ बिकमिंग द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड एज अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। नाउ जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस होती हैं ये इतना ज़्यादा आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं कि आपकी रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क अर्ली हो सकता है, आपकी जो है मतलब वेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, आपकी वर्क को अफेक्ट कर सकता है, और आपकी जो सोशल स्टेटस है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, जो कॉमन सिम्टम की बात कर रही हूँ, बाकी आगे हम अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ भी बात करेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं दैट इंक्लूड रिकरेंट पेन, स्टिफ जॉइंट्स, स्वेलिंग एंड डल एक्स। देन कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कि लॉन्ग सिटिंग है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी जॉब है, इसके अलावा जो है कोई फैमिली हिस्ट्री में भी रन कर रही होती है। देन एज से रिलेटेड होती है, जैसे सेनाइल हो जाती है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे कुछ जो होती हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, पूरा पूरा दिन बैठना, खाना पीना, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। सो ये सारे कॉजेज़ हैं आपके पास। और उसके बाद एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या होती हैं। देखिए, पेशेंट आया आपके पास कंप्लेन के साथ कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे मेरा जो जॉइंट है वो स्टिफ हो रहा है, मैं ज़्यादा उसको हिला नहीं पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा ना, तो आप जब एग्जामिन करेंगे तो आपको अगर कोई ऑनगोइंग इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो क्या मिलेगा, पेन मिलेगा पेशेंट को, हाथ लगाने पे टेंडरनेस होगी, रेडनेस हो रही होगी, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, स्वेलिंग हो रही होगी, और मसल वीकनेस एंड एट्रोफी मिल रही होगी आपको। आप जो है उस स्पेसिफिक जॉइंट की अगर मूवमेंट्स करेंगे तो वो आपके पास इतनी अच्छे से नहीं हो रही होंगी बिकॉज मसल्स एट्रोफी या वीकनेस हो रही होती है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स अब साइट वाइज अगर बात करते जाएं, सो स्टार्टिंग विद द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन की जो आजकल रिसेंटली इश्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कंप्यूटर यूज़, मोबाइल यूज़, ये जो सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपकी नेक होती है वो बेंड करके, या देयर कुड बी मैनी अदर रीजंस एज वेल। तो सर्वाइकल स्पाइन की जो कंडीशंस होती हैं दैट मोस्टली इंक्लूड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मैकेनिकल नेक पेन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल माइलोपैथी एंड व्हीप्लैश एसोसिएटेड डिसऑर्डर। स्टार्टिंग विद द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सो ये आपके पास एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर हो रहा होता है इन द सर्वाइकल स्पाइन। बेसिकली जो आपके पास सर्वाइकल स्पाइन जो होती है वो स्पाइन है जो कि आपके नेक के रीजन में होती है। सो इसकी जब वेयर एंड टेयर एज रिलेटेड जब आप कंटिन्यूस आप किसी भी ऑर्गन को यूज़ करते जाते हो तो विद इंक्रीजिंग एज जो है जॉइंट्स में और बोन्स में आपके पास वेयर एंड टेयर फिनोमेना की बात की जाती है। इसमें जो आपके पास सिम्टम्स होते हैं वो होता है नेक पेन हो रहा है, नेक स्टिफनेस हो रही है। जब पेशेंट आता है वो क्या बोलता है कि उसकी नेक में पेन है, उसकी जो नेक की मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा वो कंफर्टेबली नहीं कर पा रहा, उसे पेन हो रहा है मूवमेंट के दौरान। जो उसकी नेक के अराउंड के मसल्स हैं जैसे ट्रेपीजियस वगैरह, तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा स्पैज़म हो रहा होता है।
अच्छा, वेयर एंड टियर फिनोमेना आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ा होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है? ये भी आपके पास एज रिलेटेड फिनोमेना होता है। डीजेनरेटिव कंडीशन होती है कि आपके पास एक्सेसिव यूज़ ऑफ बोन्स जो होता है वो लीड कर रहा होता है टुवर्ड्स द वेयर एंड टियर फिनोमेना ऑफ द कार्टिलेज। तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नेक भी कहा जाता है। अब इसमें ये डीजेनरेटिव फिनोमेना हो रहा होता है। इससे क्या होता है, जो आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी होती हैं वो इतनी ज़्यादा पतली और सॉफ्ट हो जाती हैं कि देयर कुड बी अ चांस ऑफ डिस्क हर्निएशन एज वेल एज अ कॉम्प्लिकेशन ये होता है। बोन स्पर्स बन रहे होते हैं। बोन स्पर्स क्या होता है? ये आप अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस का फीचर होता है कि जब आपके पास ओवरलाइंग बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज होता है वो लॉस हो जाता है और बोन्स एक दूसरे से ग्लाइड कर रही होती हैं, तो एज अ फ्रिक्शन जो होता है आपके पास एबनॉर्मल बोनी आउटग्रोथ्स बन जाती हैं जो कि एजेस ऑफ द वर्टिब्रीज पर नज़र आएंगी। अब ये जो बोनी आउटग्रोथ्स होती है ना, ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती हैं। कोई आपके पास नर्व कंप्रेस कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स को एग्जेग्रेट कर सकती हैं। सिम्टम्स में आपके पास मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो नेक पेन होता है। इसके साथ क्लिकिंग एंड पॉपिंग साउंड व्हेन यू मूव योर नेक। आज जो है पेशेंट की नेक को मूव करके एग्जामिनेशन पर भी देखेंगे और वो खुद भी बताएगा। जब आप उसकी नेक को मूव करके देखेंगे ना, तो बिल्कुल क्लिकिंग साउंड सी आ रही होती है उसकी मूवमेंट्स पर। नेगिंग सोरनेस इन नेक हो रहा होता है, मसल स्पैज़म हो रहा होता है, एसोसिएटेड हेडेक एंड डिजीनेस भी मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या होती है कि आपने ऐसी फिज़िकल थेरेपी करनी है। सबसे पहले तो पेशेंट आपके पास आया है विद पेन, तो आपने उसका पेन रिलीव करना है विद एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स के बाद, जिसमें मोस्ट कॉमनली एंसिड्स यूज़ हो रही होती हैं, उसके बाद आपने जो है उसे हीट मसाज देना या आइस मसाज देना है। देन उसके बाद फिज़िकल थेरेपी की बात करते हैं, जिसमें आपने ऐसी एक्सरसाइजेज पेशेंट को बतानी है, वो नेक की ऐसी मूवमेंट्स करवाई जाएंगी जिससे क्या होगा कि उसकी जो मूवमेंट्स पे पेन हो रहा है, जो नेक की स्टिफनेस हो रही है, वो रिलीव होगी। पहले तो आपने हीट मसाज किया, उसके बाद जब फिजिकल थेरेपी में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की कि मसल्स के स्पैज़म रिलीव हो, मूवमेंट जो है, रेंज ऑफ जो मोशन है वो करेक्ट हो जाए। देन उसके बाद कॉलर या ब्रेस भी आप लगा सकते हैं अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में है और वो बिल्कुल नेक को हल्का सा भी उसको मूव होने पे पेन हो रहा है, तो आप कॉलर ब्रेस लगा सकते हैं। So this is all about cervical spondylosis. Coming towards the mechanical neck pain. Mechanical neck pain क्या होता है कि एक आपके पास डिफ्यूज पेन होता है, इसकी ना कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता होती। जैसे स्पॉन्डाइलोसिस की कॉज क्या थी? वेयर एंड टेयर है। मैकेनिकल का कोई कॉज नहीं होता। इट कुड बी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड, पोस्टरल रिलेटेड, डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से बस एक आपके पास जनरलाइज सा पेन डेवलप हो जाता है जो कि वर्सन हो रहा होता है विथ मूवमेंट्स। देन कॉजेज़ में जैसे मैंने बताया, पुअर पोस्चर हो सकता है, एनजाइटी, कोई आपके पास अदर डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, एनजाइटी है, यानी अदर कुछ साइकेट्रिक कंडीशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कोई ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा नेक बेंड करके बैठे रहते हैं, या नेक को कोई स्पेसिफिक मतलब पोस्चर में रखते हैं, उसकी वजह से हो सकता है डिप्रेशन। देन ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले पेन रिलीव करना एंसिड्स के ज़रिए। मसल स्टिफनेस हो रही होती है तो उसके लिए रिलैक्सेंट्स दे रहे होते हैं जैसे बैक्लोफेनिक वगैरह। उसके बाद पोस्चरल मॉडिफिकेशन करनी होती है। नाउ द थिंग इज़ दैट अगर ये पुअर पोस्चर या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है तो आपने पेशेंट को काउंसिल करना है रिलेटेड टू हिज और हर ऑक्यूपेशन, कि अगर आपका काम है कंटिन्यूस बैठने का या कंटिन्यूस नेक बेंड करके फ़ोन यूज़ करने का या कुछ भी है, आप जिस चीज़ से, जिस पोस्चर से ये बढ़ रहा है उसे कम से कम करें, उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। देन फिज़िकल थेरेपी देनी है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की तरह, कि उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनका जो स्पैज़म है वो रिलीव करना है। नाउ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एंड सर्वाइकल माइलोपैथी। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ दैट रेडिकुलोपैथी और माइलोपैथी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है, इट इज़ कंप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल नर्व रूट। एक नर्व रूट कंप्रेस हुई है और वो अपनी रीजन में जाके साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। सर्वाइकल माइलोपैथी क्या होती है? जो आपके पास कंप्लीट जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बेसिकली कंप्रेस हो रही होती है, इसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, यानी पूरी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे सिर्फ एक नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि रेडिकुलोपैथी में आपके पास लोअर मोटर न्यूरोनल लीजन्स मिल रही होती हैं। इससे ये क्या होता है कि बेसिकली इसमें आपके पास जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डिमिनिश्ड हो रहे होते हैं, लॉस हो रहे होते हैं, जो मसल टोन है वो डिक्रीज़ड हो रही होती है, फैसिकुलेशन मिल रही होती है, और ये मोस्टली यूनिलैटरल होता है।
जबकि जो सर्वाइकल माइलोपैथी होती है इसमें अपर मोटर न्यूरोनल लीजन मिल रही होती है, जिसमें हाइपरटोनिया हो रहा होगा, इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बढ़ रहे होंगे, यानी अपर में हर चीज़ बढ़ रही है, दोनों तरफ भी हो रही है, बिकॉज ये आपके पास पूरी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है और यहाँ पे सिर्फ एक नर्व रूट, एक साइड की एक नर्व रूट इन्वॉल्व है। सो हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा होगा, बैलेंस लॉस हो रहा होगा और ये बायलैटरल होगी। सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी की बात की जाए तो इसमें फिजिकल थेरेपी दी जाती है, एनसेड्स दिए जाते हैं, मसाज दिए जाते हैं, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब जब पेन होता है तो आपने स्टार्ट करना है विद द एनसेड्स, एनसेड्स के बाद जो है मसाज के बाद हॉट एंड कोल्ड थेरेपी और उसके बाद फिजिकल थेरेपी देते हैं। अब किसी भी साइड की फिजिकल थेरेपी जो होती है वो उस स्पेसिफिक जॉइंट की वो सारी मूवमेंट्स होती हैं जो कि फिजियोलॉजिकल रेंज में करवाई जाती हैं, ताकि जो पेशेंट है वो उसका मतलब पेन एग्जीग्रेट भी ना हो और साथ ही साथ मिनिमल आप जो है उसको रेंज ऑफ मूवमेंट्स भी देते रहें ताकि उसका जो कंप्लेन है स्टिफनेस वगैरह की वो रिलीव हो जाए। देन सर्वाइकल माइलोपैथी में जो है आपने सेम करना है, एनसेड्स, मसाज और फिजिकल थेरेपी देनी है, लेकिन आपने फिर देखना है एमआरआई करवाना है और एमआरआई पे अगर सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस नज़र आ रही है आपको, सो उस केस में आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करनी होती है। देन वी हैव वीप्लैश एसोसिएटेड डिसऑर्डर। सो वीप्लैश एसोसिएटेड डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मोस्टली एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, अचानक से आपने कार ब्रेक दी, उसके बाद क्या होता है आप आगे पीछे होते हो ना, सो वो जो आपके पास बिल्कुल सडन सी एग्जीग्रेटेड मूवमेंट्स होती है आपकी बॉडी की, उससे आपकी जो सर्वाइकल रीजन होता है ना वो बहुत अफेक्ट होता है। आप गाड़ी को अचानक ब्रेक देते हो, आपकी नेक आगे मतलब एक्सीलरेट और डिसएलरेटिंग जो इंजरीज होती है ना वो वीप्लैश इंजरी करवा रही होती हैं। इट बेसिकली कॉजेज द सडन सिवियर स्ट्रेन एंड स्प्रेन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, और ये मोस्ट कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मिल रहा होता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आइस इज़ इफेक्टिव विद इन फर्स्ट 48 to 78 आवर्स। देन वी हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हैं, मसाज देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेज देते हैं, फिजिकल थेरेपी दे रहे होते हैं, मतलब पेन सबसाइड करना है, मसाज करना है, फिजिकल थेरेपी देनी है और मूवमेंट्स करवानी है। अब बात करते हैं शोल्डर से रिलेटेड, यहाँ तक हमने सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड सारी कंडीशंस कवर कर ली। नाउ शोल्डर से रिलेटेड जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो ऑस्पी में भी आता है दैट इज़ द एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्या होता है कि जो आपके पास कैप्सूल होता है ना शोल्डर जॉइंट के अराउंड, उसकी बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, एज अ रिजल्ट आपके पास पेनफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट हो रहा होता है। फीमेल्स में कॉमन है, 40 to 60 ईयर्स में होता है, इसे फ्रोजन शोल्डर भी कहा जाता है। बेसिकली आपका जो कैप्सूल होता है वो इन्फ्लेम्ड हो रहा होता है, उसके बाद वो अपना ना जो शोल्डर की मूवमेंट्स है यानी एडक्शन एबडक्शन, बाहर हाथ करना, ये मूव नहीं कर पा रही होती है बिल्कुल शोल्डर को। फीमेल्स में कॉमन है 40 to 60 ईयर्स में। अब एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो है यानी जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट है वो क्यों हो रही होती है, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। अब इमोबिलिटी क्यों हो रही है उसकी बात करते हैं। बर्साइटिस कि जो आपके पास शोल्डर जॉइंट होता है उसमें बर्सा होता है, अगर उसकी जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है या जो आपके पास शोल्डर जॉइंट के मसल्स हैं दैट इज द रोटेटर कफ मसल्स, उनकी आपके पास इन्फ्लेमेशन हो रही है, सो ये आपके पास क्या करवाते हैं, इमोबिलिटी। पेशेंट जो है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में बहुत पेनफुल कंडीशन है, पेशेंट अपना हाथ ज़्यादा मूव नहीं करेगा, सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इन्फ्लेमेशन मजीद बढ़ के कैप्सूल को भी इन्वॉल्व कर लेगी और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है। अदर कंडीशन डायबिटीज़, थायराइड डिसफंक्शन एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं एज अ कॉज ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एनसेड्स देंगे जो कि पेन रिड्यूस करेंगे, देन हीट मॉडलिटीज़ देंगे टू इम्प्रूव टॉलरेंस। रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने मोबिलाइज़ करना है पेशेंट को। एक्वाटिक थेरेपी, एक्वाटिक थेरेपी क्या होती है कि आपने वाटर को यूज़ करके जो है आपने पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करनी होती है। देन स्ट्रेचिंग एंड एक्टिव एक्सरसाइजेज करवानी है और इसके साथ साथ मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है इनके। अगर देखें रोटेटर का मसल्स टेंडनाइटिस हो रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव शोल्डर इम्प्रिंजमेंट सिंड्रोम। उससे पहले मैं रोटेटर कफ मसल्स के नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इंक्लूड सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टीडीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। Now we have shoulder impingement syndrome. So it is a syndrome involving the tendinitis of the rotator cuff muscles as they pass through subacromial space, the passage beneath the acromion.
बेसिकली जो आपके पास एक्रोमियन प्रोसेस होता है ऑफ द स्कैपुलर बोन, उसके नीचे जो होता है आपके पास सब एक्रोमियल स्पेस होता है। जो आपके पास रोटेटर कफ मसल्स के टेंडन्स होते हैं वो स्पेस से पास कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है सो वो उस स्पेस में मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे कंप्रेस हो रहे होते हैं और पेन कॉज कर रहे होते हैं। ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड, जो मोस्टली मैंने आपको 4 रोटेटर कफ मसल्स बताए हैं, लेकिन जो इस सिंड्रोम में मोस्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है दैट इज सुप्रास्पाइनेटस मसल। देन वी हैव पेन आर्क सिंड्रोम। पेन आर्क सिंड्रोम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज होती है ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जिसमें आपके पास पेन हो रहा होगा, लेकिन जब आप एक्सट्रीम ऑफ द मूवमेंट्स पर जाते हैं, एक्सट्रीम ऑफ द मूवमेंट्स पर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास पेन नहीं होगा। So pain in the shoulder and upper arm during the mid range of glenohumeral abduction 45 to 120 degree with freedom from pain at extremities of the range due to supraspinatus muscle damage। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसमें इस तरीके से सर्कल बना हुआ है जिसमें इस स्पेसिफिक पार्ट में आपको पेन हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक्सट्रीम पे और यहाँ पे एक्सट्रीम पे आपको पेन नहीं होगा सुप्रास्पाइनेटस मसल के डैमेज की वजह से। मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले पेन को रिलीव करना, बिकॉज टेंडिनाइटिस हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। देन स्वेलिंग को रिलीव करना, और इन दोनों के लिए आप एंसिड्स दे सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग को कम करने के लिए आप सब एक्रोमियल स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं। एक्सरसाइज करवाएंगे टू स्ट्रेंथन द कफ मसल्स। एक्सरसाइज होगी टू इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन। ना फिजिकल थेरेपी में आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, क्रायोथेरेपी यानी फ्रीजिंग मेथड्स को यूज़ करना, देन टेंस यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन मेथड को यूज़ करके पेन को कंट्रोल करना। अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है जिसके ज़रिए से आप क्या कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन है ना उसे करेक्ट कर रहे होते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके और जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उन सबको वहाँ से क्लीन करके। देन लेज़र थेरेपी, हीट थेरेपी, अदर मॉडलिटीज़ हैं। सर्जरी की बात की जाए तो एरेथ्रोस्कोपिक सब एरेकोनॉइड डिकम्प्रेसिव सर्जरी कर सकते हैं या कैप्सुलोग्राफी की जा सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्बो की। एल्बो में आपके पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस जिसे टेनिस एल्बो भी कहा जाता है और मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस जिसे गोल्फर्स एल्बो भी कहा जाता है। लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस क्या होता है, ये वो आपके पास मसल्स की या टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है जो कि लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस बोन पे जाके अटैच हो रहे होते हैं, और ये मोस्टली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो पेन होता है वो आउटर सरफेस ऑफ द एल्बो रीजन पर हो रहा होता है। इसमें याद रखिएगा जो मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व होता है दैट इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। हो क्यों रहा होता है, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ द मसल या एजिंग की वजह से। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन और बर्निंग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो, वीक ग्रिप स्ट्रेंथ। ट्रीटमेंट में आपने रेस्ट करवाना होता है पेशेंट को, पेन को ट्रीट करने के एंसिड्स देंगे। देन फिजिकल थेरेपी में आपने ऐसी एक्सरसाइजेज देनी है, रेस्ट एक्सटेंसर एक्सरसाइज, बिकॉज ये किसको अफेक्ट करे, एक्सटेंसर मसल्स को, तो रेस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करवानी होती हैं। ये मैं आपको पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं फॉर द लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। देन स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक थेरेपी दी जाती है। इसको देने का मकसद क्या होता है कि आपके पास फंक्शन भी इम्प्रूव हो, यानी जो आपके पास एक्सटेंसर जो इन्वॉल्व हुए हैं उनका फंक्शन भी ठीक हो जाए और पेन भी रिलीव हो सके। देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वी हैव मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस या गोल्फर्स एल्बो। सो इट इज़ अ कंडीशन जो कि ओवर यूज़ ऑफ द मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द एल्बो से हो रही होती है। इसमें वो मसल्स आते हैं जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस पर जाकर अटैच हो रहे होते हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो पेन एंड टेंडरनेस ऑन द इनसाइड रीजन ऑफ द एल्बो, पेन हो रहा होगा ड्यूरिंग द शेकिंग ऑफ हैंड्स, ड्यूरिंग द ग्रास्पिंग या फ्लेक्सिंग ऑफ द रिस्ट के दौरान। इसमें आप एज अ ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एंसिड्स दे रहे होते हैं पेशेंट को, फिजिकल थेरेपी का कहते हैं, और हीट एंड कोल्ड मॉडलिटीज़ देते हैं टू रिलीव देयर पेन और रिलीव देयर जो स्टिफनेस है।
रिस्ट में आपके पास आ जाता है डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस। ये आपके पास टेनोसाइनोवाइटिस हो रहा होता है, यानी आपके पास जो साइनसेस होते हैं या जो आपके पास टेंडन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। कौन से रीजन की हो रही होती है? डॉर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड की, जो कि किससे बना हुआ है? नाउ फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट, यानी आपके पास जो फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट है उसकी आपके पास क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व में? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये दो टेंडन्स जो हैं फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट के, उनकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ये डीजेनरेशन है और फाइब्रोसिस होती है ऑफ द टेंडन शीथ। इट इज़ एसोसिएटेड विद द डोमिनेंट हैंड। डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस जो होता है, जो आपके पास डोमिनेंट हैंड होता है, अगर किसी का राइट है या किसी का लेफ्ट है जो कि एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। और कौन से रीजन में होती हैं? फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड, जो कि एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को कंटेन कर रहा होता है। देन इसकी डायग्नोस्टिक्स के लिए ये याद रखिएगा, इसका जो टेस्ट होता है, ये खास नाम इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बीसीक्यू में पूछा जाता है। फिनकेल्स्टीन टेस्ट होता है जो कि डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस के लिए डायग्नोस्टिक होता है। इसमें क्या होता है कि थंब को अंदर करवा के एक फिस्ट बनवाई जाती है और पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपने लिटिल फिंगर की तरफ अपने हाथ को फ्लेक्स करें। देन मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, इसके अलावा एंसर्स दी जाती हैं। दोनों का मकसद क्या होता है? जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिलीव करना और जो पेन हो रहा है उसे करेक्ट करना। फिजिकल थेरेपी में आप कोल्ड कंप्रेसिव थेरेपी दे सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि जब अगर इतना एक्सेसिव पेन है तो बिल्कुल आपने उसे इमोबिलाइज करना है। थंब स्पीकर स्प्लिंट के ज़रिए अल्ट्रासोनिक थेरेपी यूज़ करके आप उसका पेन ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ठीक कर सकते हैं। पल्स मोड 3 मिलीहर्ट्ज़ होता है और टाइम 5 मिनट्स तक देना होता है। देन उसके बाद जो है देखिए, इनिशियली तो आपने उसको क्या रखना है? बिल्कुल इमोबिलाइज रखना है ना, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा जब पेन बेहतर होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने स्टेरॉइड्स भी दिए, एंसिड्स भी दिए, तो फिर आपने एक्टिव और पैसिव मोशंस ऑफ द थंब स्टार्ट करनी होगी, और ताकि जो जॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्शन में ना चले जाए, एडहेशंस ना हो जाए। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट को। देन अब बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की। ये आपके पास क्या होती है? इसमें जो आपने क्लासिकली और इम्पॉर्टेंटली याद रखना है वो दैट इज़ द मीडियन नर्व कंप्रेशन। अब मीडियन नर्व जो होती है वो कार्पल टनल में कंप्रेस्ड हो रही होती है। ये जो आपके पास रीजन होता है, यहाँ पे कार्पल टनल होता है, यहाँ पे आपके पास मीडियन नर्व कंप्रेस्ड होती है। एज अ रिजल्ट आपके पास सेंसरी और मोटर फंक्शन दोनों ही मीडियन नर्व का लॉस हो जाता है। मोस्ट कॉमन ये पैरिफेरल नर्व इंट्रैपमेंट है वर्ल्ड वाइड। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी कर रहे होते हैं। बेसिकली अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करके आप किसी भी ड्रग को जो होता है वो पेनिट्रेट करवा सकते हैं स्किन में, तो उससे क्या होता है कि अर्ली और बिल्कुल ना रैपिडली आपके पास पेन रिलीव हो रहा होता है। देन नर्व प्रोटेक्शन की जा सकती है स्प्लिंटिंग करके, कि मज़ीद आप उसे मोबिलाइज़ करें और डिस्टर्ब करें और नर्व मज़ीद कंप्रेस्ड हो, उससे बेहतर आप इमोबिलाइज़ कर दें। देन उसके बाद एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बताना कि कौन सी चीज़ है जिससे कंप्रेस हो रहा है, तो आपने वो वाली चीज़ नहीं करनी। एक्टिविटी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए आपके काम के दौरान, वो सारी चीज़ें। देन जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाएंगे, टेंडल ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। So this is all about rehabilitation and management of the musculoskeletal disorders of the upper limb injuries ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लोअर लिम्ब से रिलेटेड। जज़ाकल्लाह।